सभी को नमस्कार। कल हमने एक्यूट डायरिया के बारे में चर्चा की थी। आज हम क्रॉनिक डायरिया के बारे में चर्चा करेंगे और क्रॉनिक डायरिया की स्थिति में किस प्रकार का आहार होना चाहिए इसको मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, इस स्थिति में मानसिक व शारीरिक आराम की बहुत आवश्यकता होती है तथा रोगी को वसा जहाँ तक संभव हो उसको गर्म रखना चाहिए और साथ ही में दवाइयों का सेवन भी करना चाहिए। ये रोग जो होता है विशेष रूप से बच्चों को अधिक होता है, अतः इस समय उसकी कैलोरी की पूर्ति उचित मात्रा में करनी चाहिए। रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तले हुए भोज्य पदार्थ भी उसको नहीं देना चाहिए और अत्यंत ठंडे और गर्म पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एनीमिया है, थकान है और डिहाइड्रेशन है या वज़न में अगर कमी है, कमज़ोरी को कम करने की कोशिश हमें विशेष रूप से करना चाहिए। स्टार्च और वसायुक्त भोज्य पदार्थ भी अधिक नहीं दें। प्रोटीन के सप्लीमेंट्री भोजन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी युक्त भोजन बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए। साथ ही में इसकी गोलियां भी देनी चाहिए। लोहे और कैल्शियम की गोलियां भी हमें देनी चाहिए। अच्छा, इस समय विशेष रूप से जोका पानी के साथ बराबर मात्रा में दूध मिलाकर देना चाहिए। ग्लूकोज डालकर 2-2 घंटे के अंतराल से 200 से 300 मिलीलीटर देना चाहिए। 4 घंटे के अंतर से फलों का रस 2 दिन तक देना चाहिए। रोगी की स्थिति सुधरने के पश्चात ही उसे थोड़ा बहुत ठोस भोजन पदार्थ जैसे कि डबल रोटी दे सकते हैं, आप केला दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, पुडिंग दे सकते हैं और सेब आदि खाने को दे सकते हैं। परंतु दूध के साथ बराबर मात्रा में पानी मिलाकर देना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद उसे आप सुबह चाय कॉफ़ी 1 कप दे दो। नाश्ते में डबल रोटी की 2 स्लाइस दे दो और थोड़ा सा आधी चम्मच मक्खन लगा लो या दलिया और तरल दूध 1 कप दे सकते हैं। इसी के साथ कॉफ़ी चाय दे सकते हैं। फिर दोपहर में भी पका हुआ चावल या मैदे की रोटी दो। मुलायम बिल्कुल सब्जी देना चाहिए और दूध का पुडिंग भी दे सकते हो आप, 1 कप दे दो उसको। और दाल का सूप दे सकते हैं अपन 1 कप के आसपास। दही का मट्ठा 2 कप दे दो और करीब 2 बजे के आसपास उसको फिर फलों का रस दो। फिर शाम के समय 2 सैंडविच दे दो, बिस्किट्स दे दो और बिल्कुल साधारण बिस्किट देना है आपको और फलों का रस फिर दो 1 गिलास। और जब रात को खाना देते हैं तब उसमें भी चावल या मैदे की रोटी ही देनी है। सब्जी का रस देना है 1 कप के आसपास। मुलायम कोई सब्जी दे दो करीब 1 प्लेट के आसपास। दही दे सकते हैं और दूध का पुडिंग दे दो और फल में सेब आदि इसको दिया जा सकता है। अच्छा, मिर्च मसाले रेशेयुक्त भोजन, संपूर्ण अनाज और दाल, कड़ी, सब्जियां, फल और पाचन नली की श्लेष्मिक झिल्लियों को जला देती है, इसलिए इसे डायरिया की स्थिति में क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर देहात्मक डायरिया की स्थिति के कारण अगर पता चल जाए कि क्यों हुआ है तो बहुत मल का परीक्षण कराना चाहिए। मतलब अगर आपको जो ऑर्गेनिक डायरिया है उसका अगर पता चल जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि मल का परीक्षण करवाएं। फिर उचित दवाइयों द्वारा आंतों की संक्रामक जीवाणु को स्वतंत्र कर देना चाहिए, उचित दवाई देकर और कृत्रिम जो भी क्रमिक हैं उसके अंदर उनको नष्ट करना चाहिए और ताकि जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाए। और 24 से 48 घंटे की अवधि में केवल उबाल कर ठंडा किया हुआ
पानी, ग्लूकोज, नींबू का रस ही देना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमुख भोजन देना चाहिए, जैसे कि थोड़ी थोड़ी स्थिति में सुधार हो वैसे वैसे उपयुक्त भोजन उसको देना होता है। पेट की नाभि के नीचे गीली पट्टी या ठंडी पट्टी के अनुसार जल चिकित्सा से भी अतिसार को नियंत्रित किया जा सकता है। जल भरे टब में कमर तक पानी में बैठने से भी थोड़ा दस्त बंद हो जाते हैं, और मटके के पानी का एनीमिया देने पर भी दस्त रुक जाते हैं। अच्छा, बच्चों को जो दूध छुड़ाने के बाद डायरिया होता है, उसमें क्या होता है, संक्रमण के कारण ये डायरिया होता है, और बच्चों को पर्याप्त आराम और उचित दवाई देनी चाहिए। वसा रहित दूध देना चाहिए, पूर्णतः स्कम्ड मिल्क देना चाहिए। 200 मिलीलीटर 3 घंटे में एक बार देना चाहिए। 4 घंटे में 100 मिलीलीटर संतरे का रस भी देना चाहिए। डायरिया के ठीक होने के बाद बच्चों को संपूर्ण दूध, फलों का रस, डबल रोटी, दूध, पुडिंग आदि देना चाहिए। विटामिन और लोह के जो टॉनिक्स हैं वह भी बच्चों को इस समय देना चाहिए। अब थोड़ा सा हम पैचिस जो जाता है वो भी एक प्रकार का डायरिया ही होता है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। पैचिस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बैक्टीरियल पैचिस होता है और दूसरा होता है अमीबिक पैचिस, जिसे बैक्टीरियल डिसेंट्री और अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री होता है, इसमें बहुत ज्वर भी आता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होने लगती है, बार बार दस्त हो जाते हैं। कभी कभी दस्त में आव तथा रक्त भी क्या होता है, उसमें पेचिस के साथ या दस्त के साथ उपस्थित होता है। शरीर से पानी रक्त निकल जाने के कारण मरीज बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे उबला हुआ पानी, बर्फ़ के टुकड़े चुसाते रहना चाहिए। पानी में ग्लूकोज, नमक मिलाकर लगभग 1 दिन तक देना चाहिए। दवाई से स्थिति में सुधार होने के बाद उसको फलों का रस में ग्लूकोज मिलाकर 1-2 दिन तक देना चाहिए। लगभग 48 घंटे के बाद रोगी को मट्ठा अर्थात छाछ पिलानी चाहिए। हालत में सुधार होने के बाद दाल का सूप, सब्जियों का सूप, साबूदाना, छना व दलिया, खिचड़ी, टोस्ट आदि देने चाहिए। फलों का रस निरंतर देते रहना चाहिए। रोगी की स्थिति में सुधार होने पर 10 से 12 घंटों तक रोगी को बहुत ही सुपाच्य, जो कि आसानी से पच जाए, बिना मसाले वाला भोजन देना चाहिए। पैचिस में खनिज, लवण और विटामिन की कमी हो जाती है, अतः इनको मेडिसिन के द्वारा देनी चाहिए। जो अमेबिक पैचिस होता है वो क्या होता है, भोजन तथा पानी के द्वारा अमीबा के अंड सिस्ट के रूप में जब अमाशय में पहुंच जाते हैं तो आंतों की मांसपेशियों में अपना स्थान बना लेते हैं और अनेकों अमीबा उत्पाद करते हैं, और ये अमीबा आंतों के बटन के आकार के घाव उत्पन्न कर देते हैं। इस अवस्था में क्या कभी कभी कब्ज हो जाता है और कभी कभी अतिसार हो जाता है। पेट में हर समय दर्द रहता है, पेट फूल जाता है तथा वायु भी बनी रहती है, मल में आव भी आती है, कभी कभी रक्त के कण भी आ जाते हैं। भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण भूख में भी कमी आ जाती है। इसके कारण अन्य लक्षणों में सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, इस तरह देखा जाता है। पौष्टिक तत्वों का शोषण भी ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की, आयरन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, तंत्रिका में दर्द होता है और एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। शुरू में स्थिति में सही रूप से इलाज न होने के कारण ये क्या होता है, अमीबा आंतों से रक्त वाहिनियों द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर फोड़ा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे यकृत की कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। और कभी कभी ये फोड़ा जो है अमाशय में, आंतों में और प्लीहा में और फेफड़ों, हृदय के ऊपरी झिल्ली तक भी पहुंचकर क्या करते हैं,
रोग उत्पन्न कर देते हैं और इसके पश्चात उसमें मवाद रक्त के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर भी फोड़ा उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु का भी भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में हमें डाइटरी मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में अधिक मात्रा में प्रोटीन दिया जाना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों में से दूध है, अंडा है, मांस है, पनीर है, मछली आदि अधिक मात्रा में देना चाहिए। दाल तथा अनाज युक्त आहार को अधिक देना चाहिए। सख्त तथा अधिक रेशेदार पदार्थ जो हैं उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा सभी फलों जिसमें विटामिन बी वर्ग हो या विटामिन सी हो, कैल्शियम हो, लौह तत्व अधिक मात्रा में हो, उन्हें अधिक मात्रा में देना चाहिए। आहार में बहुत अधिक जो मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ हैं या तले हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय कॉफ़ी का उपयोग भी कम मात्रा में करना चाहिए और आहार व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उससे कम 250 कैलोरी मिले और 45 ग्राम प्रोटीन अवश्य रूप से मिल जाए। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे पैचिस का भी डाइटरी ट्रीटमेंट। अब हम आगे स्प्रू जो एक प्रकार का रोग है जिसमें भी इसी तरह कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। आए आपको समझ में? धन्यवाद।